जब भी अमेरिका की खोज की बात होती है सबसे पहले नाम क्रिस्टोफर कोलंबस का आता है। लेकिन इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात यह है कि कोलंबस कभी अमेरिका की तलाश में निकला ही नहीं था। उसका सपना तो भारत पहुंचने का था। वह एक ऐसा समुद्री रास्ता खोजना चाहता था जिससे यूरोप से सीधे भारत तक पहुंचा जा सके। लेकिन उसकी एक बड़ी गणना की गलती ने पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। यह सिर्फ एक समुद्री यात्रा की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे फैसले की कहानी है जिसने आने वाली सदियों की राजनीति, व्यापार और सभ्यताओं की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1451 में इटली के समुद्री शहर जेनुआ से। यहीं एक साधारण परिवार में क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म हुआ। उसके पिता ऊन और कपड़े का छोटा कारोबार करते थे। परिवार अमीर नहीं था, लेकिन जेनुआ उस समय यूरोप के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक था। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जहाज यहाँ आते थे। दूर देशों से लौटने वाले व्यापारी नई जगहों, नए लोगों और सबसे बढ़कर भारत की दौलत की कहानियां सुनाते थे। बचपन से ही कोलंबस इन कहानियों को बड़े ध्यान से सुनता था। शायद उसी समय उसके मन में पहली बार यह सपना पैदा हुआ कि एक दिन वह खुद समुद्र पार करके भारत पहुंचेगा। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसका जीवन समुद्र से जुड़ता चला गया। बहुत कम उम्र में उसने व्यापारिक जहाजों पर काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसका काम रस्सियां संभालना, पाल ठीक करना और जहाज की सफाई करना था। लेकिन हर यात्रा उसके लिए एक नई शिक्षा थी। उसने हवाओं की दिशा समझी, सितारों की मदद से रास्ता पहचानना सीखा और कंपास के सहारे नेविगेशन करना सीखा। धीरे धीरे वह एक अनुभवी नाविक बन गया और मेडिटेरेनियन सी से लेकर अफ्रीका के पश्चिमी तट तक कई लंबी यात्राएं करने लगा। उस समय यूरोप के लिए भारत सिर्फ एक देश नहीं था, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, इलायची, रेशम और कई कीमती वस्तुएं भारत और एशिया से यूरोप पहुंचती थीं। लेकिन इन सामानों की कीमत बहुत ज्यादा होती थी, क्योंकि उन्हें कई व्यापारियों और बिचौलियों के जरिए यूरोप लाया जाता था। यूरोप के राजा और व्यापारी चाहते थे कि उन्हें भारत तक पहुंचने का कोई सीधा समुद्री रास्ता मिल जाए, ताकि व्यापार सस्ता और आसान हो सके। यहीं से कोलंबस की सोच बाकी लोगों से अलग हो गई। उस समय पढ़े लिखे लोग जानते थे कि पृथ्वी गोल है, लेकिन लगभग सभी का मानना था कि भारत पहुंचने का सबसे सुरक्षित रास्ता पूर्व दिशा से होकर जाता है। कोलंबस ने सोचा कि अगर पृथ्वी गोल है तो लगातार पश्चिम की ओर जहाज चलाने पर भी आखिरकार भारत पहुंचा जा सकता है। विचार नया था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने पृथ्वी का आकार वास्तविकता से काफी छोटा मान लिया। उसे लगा कि यूरोप और भारत के बीच का समुद्र ज्यादा बड़ा नहीं है। उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि इन दोनों के बीच एक विशाल महाद्वीप मौजूद है, जिसके बारे में यूरोप के लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। अपने इस विचार पर उसे इतना भरोसा था कि उसने इसे सच साबित करने का फैसला कर लिया। लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास ना अपने जहाज थे और ना ही इतनी दौलत कि वह खुद इतना बड़ा अभियान शुरू कर सके। इसलिए उसने यूरोप के राजाओं से मदद मांगने का फैसला किया। सबसे पहले वह पुर्तगाल के राजा जॉन द्वितीय के दरबार पहुंचा। उसने अपने नक्शे और गणनाओं के आधार पर समझाया कि अगर जहाज पश्चिम की ओर भेजे जाएं तो सीधे भारत पहुंचा जा सकता है। शुरुआत में राजा को यह योजना दिलचस्प लगी। उसने अपने विद्वानों और समुद्री विशेषज्ञों से इसकी जांच करवाई, लेकिन कुछ समय बाद जवाब आया कि कोलंबस की गणना गलत है। विशेषज्ञों का कहना था कि उसने पृथ्वी का आकार बहुत छोटा मान लिया है और पश्चिम की ओर समुद्र इतना विशाल है कि कोई भी जहाज बीच रास्ते में ही खत्म हो जाएगा। राजा ने उसकी योजना ठुकरा दी। यह किसी भी इंसान के लिए हार मान लेने का समय हो सकता था, लेकिन कोलंबस ने हार नहीं मानी। अगले कई वर्षों तक वह अलग अलग यूरोपीय राजदरबारों के चक्कर लगाता रहा। हर जगह वह एक ही बात दोहराता था कि अगर उसे जहाज और पैसा मिल जाए तो वह भारत तक पहुंचने का नया समुद्री रास्ता खोज सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग उसकी बात पर हंसते थे। कुछ उसे पागल कहते थे तो कुछ उसे ऐसा सपना देखने वाला इंसान मानते थे जो कभी पूरा नहीं हो सकता। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब होने लगी। कई बार उसके पास रहने और खाने तक के पैसे नहीं बचते थे। उसे दोस्तों और चर्च की मदद से अपना गुजारा करना पड़ा। लेकिन इन मुश्किलों के बावजूद उसने अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा। उसे पूरा विश्वास था कि एक दिन कोई ना कोई राजा उसकी योजना पर भरोसा जरूर करेगा। फिर साल 1492 आया। इसी साल स्पेन ने ग्रेनाडा पर जीत हासिल की और लंबे समय से चल रहे युद्ध समाप्त हो गए। अब स्पेन के राजा फर्डिनेंड और रानी इसाबेला अपना ध्यान समुद्री व्यापार और नए रास्तों की खोज पर लगाना चाहते थे। कोलंबस एक बार फिर अपनी योजना लेकर उनके दरबार पहुंचा। शुरुआत में यहाँ भी कई सलाहकारों ने उसकी योजना को खारिज करने की कोशिश की। उनका मानना था कि इतना बड़ा जोखिम लेना समझदारी नहीं होगी। लेकिन कुछ लोगों का विचार था कि अगर कोलंबस सफल हो गया तो स्पेन सीधे भारत के साथ व्यापार करने वाला पहला बड़ा यूरोपीय देश बन सकता है।
कई महीनों तक चर्चा चलती रही और आखिरकार रानी इसाबेला ने इस अभियान को मंजूरी दे दी। यही वह फैसला था जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। अगर उस दिन स्पेन का शाही परिवार उसकी मदद करने से इनकार कर देता तो शायद यह पूरी यात्रा कभी शुरू ही नहीं होती। अब तैयारी शुरू हुई। इस अभियान के लिए 3 जहाज चुने गए, सांता मारिया, पिंटा और नीना। आज के जहाजों की तुलना में ये बहुत छोटे थे। इनमें महीनों तक रहने की कोई खास सुविधा नहीं थी। खाने और पानी का सीमित भंडार रखा गया और लगभग 90 लोगों का दल तैयार किया गया। सबसे मुश्किल काम नाविकों को तैयार करना था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि यह यात्रा कितनी लंबी होगी और वे कभी वापस लौट भी पाएंगे या नहीं। 3 अगस्त 1492 की सुबह स्पेन के पालोस बंदरगाह से तीनों जहाज समुद्र की ओर निकल पड़े। शुरुआत के कुछ दिन बहुत अच्छे रहे। हवा उनके पक्ष में थी और जहाज तेजी से आगे बढ़ रहे थे। सभी को उम्मीद थी कि कुछ ही हफ्तों में भारत की धरती दिखाई दे जाएगी। लेकिन जैसे जैसे जहाज अटलांटिक महासागर के भीतर आगे बढ़ते गए, उन्हें एहसास होने लगा कि यह सफर उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला है। समुद्र में कुछ दिन बीतने के बाद हालात धीरे धीरे बदलने लगे। हर सुबह जहाज के सामने वही नीला पानी दिखाई देता और हर शाम भी नजारा बिल्कुल वैसा ही रहता। ना कोई जमीन दिखाई दे रही थी और ना ही इस बात का कोई संकेत मिल रहा था कि मंजिल कितनी दूर है। कई नाविकों ने इससे पहले कभी इतना लंबा सफर नहीं किया था। धीरे धीरे उनके मन में डर पैदा होने लगा। उन्हें लगने लगा कि शायद वे ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जहां से वापस लौटना भी संभव नहीं होगा। घर की याद हर दिन बढ़ रही थी और साथ ही यह डर भी कि अगर जमीन नहीं मिली तो वे भूख और प्यास से ही मर सकते हैं। समस्या सिर्फ डर की नहीं थी, जहाजों पर रखा खाना भी खराब होने लगा था। जो रोटियां यात्रा की शुरुआत में ताजा थीं, अब इतनी सख्त हो चुकी थी कि उन्हें खाना मुश्किल हो गया था। नमक में रखा मांस बदबू देने लगा था और पानी के पीपों में काई जमने लगी थी। कई बार पानी का स्वाद इतना खराब हो जाता कि नाविक उसे पीकर उल्टी कर देते। जहाजों पर चूहे खुलेआम घूमते थे और हर आदमी अपने हिस्से का खाना बचाकर खाने लगा था। किसी को नहीं पता था कि यह सफर और कितने दिनों तक चलेगा। इसी बीच तीनों जहाज एक ऐसे समुद्री इलाके में पहुंचे जहां पानी की सतह पर बहुत बड़ी मात्रा में समुद्री घास तैर रही थी। दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे जहाज पानी पर नहीं बल्कि किसी हरे मैदान के बीच से गुजर रहे हों। यूरोप के ज्यादातर नाविकों ने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। कुछ लोगों को डर लगने लगा कि कहीं जहाज इन घासों में फंस ना जाए। कुछ ने इसे अशुभ संकेत मान लिया और तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। लेकिन कोलंबस ने बिना घबराए जहाजों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। कुछ समय बाद वे उस इलाके से सुरक्षित निकल गए, लेकिन नाविकों का डर खत्म नहीं हुआ। इसके कुछ दिन बाद एक और घटना ने सभी को परेशान कर दिया। नाविकों ने देखा कि कंपास की सुई पहले की तरह बिल्कुल उत्तर दिशा नहीं दिखा रही थी। उस समय लोगों को पृथ्वी के मैग्नेटिक वेरिएशन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्हें लगा कि शायद कंपास भी अब उनका साथ छोड़ रहा है। समुद्र के बीच कंपास ही उनकी सबसे बड़ी उम्मीद थी। अगर वही गलत दिशा दिखाने लगे तो रास्ता कौन बताएगा। डर इतना बढ़ गया कि कुछ लोगों ने इसे भगवान की चेतावनी तक मान लिया। कोलंबस समझ गया कि अगर उसने लोगों का मनोबल नहीं संभाला तो बगावत किसी भी दिन हो सकती है। इसलिए उसने एक चतुर तरीका अपनाया। वह हर दिन जहाज द्वारा तय की गई असली दूरी अपनी निजी डायरी में लिखता था, लेकिन नाविकों को जानबूझकर कम दूरी बताता था। वह नहीं चाहता था कि उन्हें यह पता चले कि वे स्पेन से कितनी दूर निकल चुके हैं। अगर नाविकों को असली दूरी का अंदाजा हो जाता तो शायद वे उसी समय वापस लौटने की मांग करने लगते। इसके साथ ही वह हर दिन लोगों का हौसला भी बढ़ाता रहता। वह कहता कि हवाएं सही दिशा में चल रही हैं और भारत अब ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ नाविकों का धैर्य धीरे धीरे खत्म हो रहा था। अब जहाजों पर फुसफुसाहट शुरू हो चुकी थी। कुछ लोग कहते हैं कि उनका कप्तान पागल हो गया है। कुछ कहते हैं कि उसे खुद भी नहीं पता था कि वह कहां जा रहा है। हर बीतते दिन के साथ उसके खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा था। करीब 70 दिन समुद्र में बिताने के बाद हालात पूरी तरह बिगड़ गए। 9 अक्टूबर 1492 को कई नाविक खुलेआम उसके सामने आ गए। उन्होंने साफ कह दिया कि अब बहुत हो चुका है। अगर जहाज तुरंत स्पेन की ओर वापस नहीं मोड़ा गया तो वे कप्तान को मारकर खुद जहाज वापस ले जाएंगे। यह कोलंबस के पूरे अभियान का सबसे खतरनाक पल था। लेकिन इतनी बड़ी धमकी मिलने के बाद भी कोलंबस शांत रहा। उसने सभी नाविकों की ओर देखा और सिर्फ एक बात कही, उसे 3 दिन और दिए जाएं। अगर 3 दिनों के भीतर जमीन नहीं मिली तो वह खुद जहाज वापस स्पेन की ओर मोड़ देगा। काफी देर तक बहस होती रही। आखिरकार नाविक इस शर्त पर मान गए कि यह उनका आखिरी इंतजार होगा। अगले ही दिन समुद्र ने पहली बार उम्मीद की एक छोटी सी झलक दिखाई। पानी में एक हरी टहनी तैरती हुई मिली जिस पर अभी भी ताजे पत्ते लगे हुए थे। कुछ देर बाद लकड़ी का एक ऐसा टुकड़ा मिला जिस पर इंसानी औजार से काटे जाने के निशान दिखाई दे रहे थे। यह देखकर सभी के चेहरे बदल गए। अगर ताजी टहनियां और लकड़ी समुद्र में तैर रही थी तो इसका मतलब था कि जमीन अब बहुत दूर नहीं हो सकती। शाम होते होते जहाजों के ऊपर छोटे छोटे पक्षी भी उड़ते दिखाई देने लगे।
अनुभवी नाविक जानते थे कि ऐसे पक्षी खुले समुद्र में बहुत दूर तक नहीं जाते। अब पहली बार पूरे दल के अंदर उम्मीद लौट आई। हर कोई अगले सूर्योदय का इंतजार करने लगा। 11 अक्टूबर 1492 की रात कोलंबस ने दूर कहीं एक हल्की सी टिमटिमाती रोशनी देखी। उसे पूरा भरोसा नहीं था कि वह सचमुच रोशनी थी या उसकी थकी हुई आंखों का भ्रम, इसलिए उसने किसी से कुछ नहीं कहा। पूरी रात जहाजों पर निगरानी जारी रही। फिर 12 अक्टूबर की सुबह से कुछ पहले पिंटा जहाज पर खड़े एक नाविक की नजर दूर एक काली आकृति पर पड़ी। उसने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, जमीन जमीन जमीन। उसकी आवाज सुनते ही तीनों जहाजों पर खुशी की लहर दौड़ गई। लोग दौड़कर डेक पर आ गए। कई नाविक खुशी से रोने लगे और कई घुटनों के बल बैठकर भगवान का धन्यवाद करने लगे। उन्हें पूरा विश्वास था कि वे आखिरकार भारत पहुंच चुके हैं। सुबह होते ही कोलंबस अपने साथियों के साथ किनारे पर उतरा। उसने स्पेन का झंडा वहां गाड़ा और उस द्वीप पर स्पेन के अधिकार की घोषणा कर दी। वहां रहने वाले स्थानीय लोग हैरानी से इन अजनबियों को देख रहे थे। वे हजारों वर्षों से उस इलाके में रह रहे थे, लेकिन यूरोप के लोगों के लिए यह पूरी तरह नई दुनिया थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि कोलंबस को अब भी यही विश्वास था कि वह भारत के आसपास के किसी द्वीप पर पहुंचा है। इसी गलतफहमी में उसने वहां के लोगों को इंडियंस कहना शुरू कर दिया। बाद में यही नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया, जबकि वह जगह भारत से हजारों किलोमीटर दूर थी। हैरानी की बात यह है कि कोलंबस अपनी पूरी जिंदगी कभी यह समझ ही नहीं पाया कि उसने भारत नहीं बल्कि एक बिल्कुल नई महाद्वीप तक पहुंचने का रास्ता खोज लिया है। उसकी गणना एक साथ सही भी थी और गलत भी। सही इसलिए कि पश्चिम की ओर चलने पर सचमुच जमीन मिली, लेकिन गलत इसलिए कि वह भारत नहीं बल्कि वह अमेरिका था। कोलंबस की इस यात्रा ने दुनिया का इतिहास बदल दिया। इसके बाद यूरोप और अमेरिका के बीच लगातार संपर्क शुरू हुआ। नए व्यापारिक रास्ते खुले। लाखों यूरोपीय लोग अमेरिका पहुंचे और पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समुद्री व्यापार का संतुलन बदल गया। लेकिन इसके साथ ही वहां रहने वाले मूल निवासियों के लिए संघर्ष, बीमारियों और उपनिवेशवाद का कठिन दौर भी शुरू हुआ। यानी कोलंबस भारत की तलाश में निकला था, लेकिन अनजाने में उसने एक ऐसी खोज कर दी जिसने पूरी दुनिया का नक्शा और इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। यही कारण है कि 1492 की यह समुद्री यात्रा आज भी मानव इतिहास की सबसे प्रभावशाली और सबसे चर्चित यात्राओं में गिनी जाती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।